आज की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स पूरी किताब के हम 10 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखने वाले हैं जो भी आपके डेरिवेशन पेपर में आएंगे इसी में से छप जाएंगे। ध्यान रखना, इतने इंपॉर्टेंट है 100%। कोई सिंपल डेरिवेशन नहीं आता है, ठीक है। सब यहाँ पर 5 नंबर वाला डेरिवेशन 3 नंबर में इंपॉर्टेंट लिए हैं, ठीक है। ध्यान रखना, इनको हम मैच कर लेना, पिछले सालों के पेपर देख लेना, यही आपको सबसे ज़्यादा डेरिवेशन मिलेंगे और कोई नहीं आता है सबसे ज़्यादा, इसी प्रकार के आते हैं। आप मैच कर लेना, ठीक है। आंसर उठाना, ये पेपर उठा लेना, देख लेना, आप जितने हम करवा रहे हैं उसी में से आपको मिलेंगे, ठीक है। पूरी किताब के 10 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन 100% इसी में से गारंटी, इसी में से फंसेंगे आप। 3-4 डेरिवेशन कम से कम फंस जाएंगे इसी में से, 4 से 5, ठीक है। ध्यान रखना, चैप्टर 1 से 14 तक के देखें, पूरी किताब देखें, इनको आपको तैयार कर लें, इनको तो हमको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर नंबर चाहिए तो इनको मत छोड़ना, इनको 100% तैयार कर लेना, ठीक है। देखिए आप और पीछे करवा चुके हैं उनको तैयार करना, 100% पेपर आपका इसी में से फंस जाएगा, गारंटी मेरी है, जितने हम करवा रहे हैं, ठीक है। देखिए गाउस आ सकता है या गॉस आ सकता है के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा देखिए गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग आते हैं। ध्यान रखना, ज़्यादातर गॉस की प्रमेय सिद्ध करने के लिए नहीं आती, सबसे ज़्यादा लोग क्या रटते हैं, गॉस की प्रमेय रटते हैं, ठीक है। वरना वो तो आती नहीं है, ठीक है। हमेशा अनुप्रयोग उसके आते हैं, हम मिला लेना, पिछले सालों के पेपर उठाना और देख लेना, ये लगातार क्वेश्चन आ चुका है जितने हम करवा रहे हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाएगा, गारंटी मेरी है। ध्यान रखना, गॉस के अनुप्रयोग ही तो पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा, हमने देखे हैं पेपर में, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन समझिए, देखिए गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। कुछ नहीं है यहाँ पर, क्या बोला गया, यहाँ पर चित्र देखिए क्या बनाएंगे, उपयोग करके अनंत एक समान अनंत समतल चादर। तो हमें यहाँ पर एक अनंत समतल चादर हमारे पास है, क्या है, अनंत समतल चादर है। देखिए माना हमारे पास क्या है, अनंत विस्तार के एक समान धनावेशित अचालक समतल चादर के निकट हमें क्या है, निकट आर दूरी पर बिंदु P है, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए समझ लीजिए ध्यान से, देखिए हमारे पास है क्या है, अनंत विस्तार के एक समान धनावेशित अचालक समतल है, धनावेशित जो धनावेशित क्या है हमारे पास, समतल चादर है, समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से यानी कि यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें इनकी यहाँ से हमें ज्ञात करनी है, यहाँ से बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए अगर माना लिखना चाहते हैं, अब लिख लेना, जो बोल रहे हैं भाई लिखना, जो बनाया भाई हम लिख लेंगे, माना लिखना चाहते हैं, बनना नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं। देखिए क्या लिखेंगे, माना अनंत विस्तार की क्या है, अनंत विस्तार की एक समान धनावेशित है, एक समान धनावेशित अचालक समतल चादर के निकट चादर से यहाँ पर चादर से आर दूरी पर बिंदु P है, यहाँ से बिंदु P है, क्या है, बिंदु P है। यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, बोल सकते हैं, जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। अगर चुंबकीय क्षेत्र निकाले तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं, लेकिन यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना एक बिंदु P है, यहाँ पर भी बिंदु P लिया, माना एक बिंदु P है, P के सममित, ठीक है। चाहे इसको P डैश दे दीजिए, एक जैसा लगेगा, इसको P दे दिया, इसको P डैश। माना हमारे क्या मान लेंगे, माना की चादर की दूसरी ओर, माना चादर है यहाँ पर, चादर की दूसरी ओर, इधर दूसरी ओर क्या हमारे पास बिंदु P, चादर की दूसरी ओर बिंदु P के सममित यानी कि सिमेट्रिक, इसी के सिमेट्रिक मतलब इसके जैसा, सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है, सममित मतलब एक जैसे मतलब इधर ही एक जैसा है, ठीक है, मिलता जुलता हो। तो यहाँ पर P ले लिया, यहाँ पर P डैश लिया, सेम टू सेम यहाँ पर P डैश लिया, यानी कि ज्यों का त्यों इधर ले लिया, ज्यों का त्यों इधर ले लिया यहाँ पर, यानी कि सममिति। देखिए फिर से समझ लीजिए, माना कि चादर की दूसरी ओर बिंदु P है, इस चादर है, इसकी दूसरी ओर क्या है हमारे पास बिंदु P है, ठीक है, बिंदु P है, इसी के सम्मित हमारे पास बिंदु P डैश है, इसी के सम्मित क्या है, बिंदु P डैश है, कि चादर की दूसरी ओर बिंदु P है, बिंदु P इसी के सम्मित क्या हमारे पास बिंदु P डैश है, ठीक है। हम चादर के आर पार एक गोसेन बेलन की कल्पना करते हैं। चादर के आर पार क्या करते हैं, गोसेन बेलन की हमने क्या कर दी, कल्पना कर ली, जूम कर लिया, मान लिया हमने, ठीक है। एक गॉस की प्रमेय होती है, गोसेन पृष्ठ के लिए लिखती है, ऐसा नहीं लगती, जब तक मानेगा नहीं गोसेन पृष्ठ तब तक होगा ही नहीं न्यूमेरिकल, नहीं सॉरी डेरिवेशन, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम चादर के आर पार क्या माना हमने, एक गोसियन बेलन यानी कि बेलन की कल्पना करते हैं, जिसके समतल चादर के समांतर है, जिसके समतल सिरे यहाँ पर समतल सिरे चादर के समांतर है यहाँ पर, ठीक है। क्या मान लिया हमने, बेलन मान लिया यहाँ पर, एक गोसियन बेलन मान लिया यहाँ पर, क्या मान लिया, गोलन। इतना माना लिखना चाहते हैं अब लिख देना यहाँ पर, क्या लिख दें, यहाँ पर देखिए एक सूचम हमने मान लिया, क्या यहाँ पर सूक्ष्म भाग मान लिया, इसकी क्षेत्र इधर इनकी डी है, इसका क्षेत्रफल की दिशा यानी डी है, सूक्ष्म क्षेत्रफल इधर डी है, इसकी दिशा इधर की ओर है, इसकी दिशा इधर की ओर। यहाँ पर क्या बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा, क्या बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा नहीं, खड़ा नोट 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसकी दिशा हमारे पास विद्युत क्षेत्र की दिशा, तीव्रता की दिशा इधर दोनों की दिशा यानी कि सूक्ष्म क्षेत्रफल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दोनों की दिशा इधर की ओर है, इसकी भी इधर की ओर है, दोनों की दिशाएं, ठीक है।
क्या है, दोनों की दिशा इधर की। अगर माना लिखना चाहते लिख लेना, बनाना मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर लिखिए बेलन के बकपृष्ठ से, बकपृष्ठ हेतु निकाल लीजिए, यानी कि इसके कारण निकाल लीजिए। यहाँ पर बेलन के बकपृष्ठ हेतु, यानी कि क्या निकालेंगे यहाँ पर, बेलन के बकपृष्ठ हेतु, यानी कि इसके कारण निकाल लीजिए। यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे बताइए, यहाँ पर विद्युत फ्लास्क, क्या निकालेंगे, विद्युत फ्लास्क। तुम लिखिए यहाँ पर बेलन के बकपृष्ठ हेतु विद्युत फ्लास्क, लिखिए यहाँ पर बेलन के बकपृष्ठ हेतु। बहुत ही सिंपल है, मोस्ट इंपोर्टेंट 5 नंबर का डेरिवेशन पूछा जाएगा, ठीक है। माना नहीं लिखना चाहते आप, डेरिवेशन करना, मेन चीज़ डेरिवेशन सीखिए, ठीक है। तो लिखिए बेलन के बकपृष्ठ हेतु, क्या लिखेंगे, बेलन के वक्र पृष्ठ हेतु, बेलन के बकपृष्ठ हेतु, बेलन के बकपृष्ठ हेतु क्या लिखेंगे, इनकी क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई वेक्टर होता है। डॉट क्या होता है यहाँ पर, डॉट क्या होता है, डी ए वेक्टर होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे क्या है, ई डैश डी ए डैश है, तो यहाँ पर डैश लगा दीजिए, लगा दिया डैश, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पर डैश लगा दिया डैश, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर डैश अब लगा देना, यहाँ पर डैश लगा दिया, कोई ठीक है। अब देखिए ई डी ए क्या होता है, ई डॉट डी ए क्या होता है, ई डी ए कोस थीटा होता है, ई डी ए कोस थीटा, ठीक है। डैश लगा दीजिए, यहाँ पर वेक्टर हट जाता है, कोस थीटा। अब देखिए कोस थीटा है, लेकिन थीटा के यहाँ पर क्या एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ पर एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ध्यान रखना। देखिए खड़ा इस टाइप से एंगल बनता है, कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है यहाँ पर। तो क्या होगा यहाँ पर 90 डिग्री। कोस 90 का मुझे बताना कितना होता है, 0 होता है। तो ई वेक्टर डी, यहाँ पर डी ए वेक्टर डैश वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मान कितना आ गया, 0 आ गया, 0। इसको डाल दीजिए समीकरण 1, डाल दिया समीकरण 1। अब क्या लिखेंगे, अब देखिए बेलन के समतल है सिरे हो तो निकालिए, ये समतल सिरे हैं, इधर की ओर निकाल लीजिए, यहाँ पर निकाल लीजिए। इनकी समतल सिरे हो, ये समतल सिरे हैं यहाँ पर, इनके हेतु निकाल लीजिए। यहाँ पर लिखिए बेलन के समतल सिरे हेतु, बेलन के समतल सिरे हेतु लिखिए, बेलन के समतल सिरे हेतु, बेलन के समतल सिरे हेतु निकालिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, ई वेक्टर सेम टू सेम है। यहाँ पर देखिए ई वेक्टर इसके जैसा, ई वेक्टर है डी है, तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर हो जाएगा, बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए का ई डी ए कोस थीटा होता है, ई डी ए कोस थीटा। अब यहाँ पर थीटा का मान क्या ले लेंगे बताइए, यहाँ पर क्या सीधा एंगल इस टाइप से 0 डिग्री ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 0 डिग्री। कोस 0 का मान बताना कितना होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, का मान कितना आ जाएगा, इसी के बराबर कितना आ गया हमारे पास, कितना होता है, ई डी ए आ जाएगा, यहाँ पर ई डी ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसको डाल दीजिए समीकरण 2, डाल दिया समीकरण, डाल दिया। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए अतः बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, यानी कि संपूर्ण टोटल कर लीजिए यहाँ पर इसके कारण। अब यहाँ पर किसके कारण निकाला, यहाँ पर बेलन के समतल से रहेगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर टोटल निकालेंगे। यहाँ पर इनको जोड़ दीजिए, यहाँ पर जोड़ने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर अतः गौसियन बेलन से गुजरने वाला, गौसियन बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लास्क, कुल विद्युत फ्लास्क, ठीक है। विद्युत फ्लास्क क्या होता है, अब देखिए इनको क्या कर देंगे, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए, इनको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे, यहाँ पर जोड़ देते हैं, देखिए ठीक है, जोड़ देंगे। देखिए ये तो सिमेट्रिक, इसके कारण मान लीजिए हमने निकाल लिया था, जितना इसका आएगा सेम टू सेम आएगा कि नहीं, ये सिमेट्रिकल हमने बोला था मानने लिखने लिए, ज्यों का तो सेम टू सेम है यहाँ पर, तो इनको सेम टू सेम जोड़ लेंगे। अब इसका 0 आया है तो लिख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके कारण लिख लीजिए, इसके कारण लिख लीजिए ई डी ए, इसके कारण क्या है, ई डी ए आया कि नहीं आया, प्लस फिर देखिए इसके कारण सेम टू सेम इतना ही आएगा, इसके कारण भी इतना ही आएगा, तो क्या हो जाएगा, ई डी ए हो जाएगा, ई डी ए हो गया, यहाँ पर ई डी ए हो गया कि नहीं हो गया, ई डी ए, ठीक है। अब देखिए चाहे वेक्टर लगाना चाहते हैं, वेक्टर मतलब डायरेक्टली लिख लीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का इसके कारण कितना निकाला हमने, इसके कारण कितना निकाला, इसके कारण कितना निकाला यहाँ पर, ठीक है। बक्कर के कारण कितना निकाला, 0 निकाला था, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, लिख दिया 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ए है, डी है, चाहे ए लगा दीजिए यहाँ पर, जिससे दिखे कि ए के रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मतलब इंटीग्रेशन ए के रिस्पेक्ट में लिख दीजिए यहाँ पर। अब देखिए फाई ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर बताना। देखिए यहाँ पर फाई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ई ए बचेगा हमारे पास, ई डी ए बचेगा यहाँ पर, ठीक है। और क्या बचेगा, प्लस का इंटीग्रेशन ई डी ए बचेगा, उसका कोई काम ही नहीं, वो जीरो है। अब देखिए ई क्या है, कोस्टेंट है, ई क्या है, कोस्टेंट है, कोस्टेंट बाहर आ जाएगा यहाँ पर। अब डी ए का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कोस्टेंट बाहर, डी ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ई क्या है, कोस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, डी ए का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा नहीं, फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, ई ए कितना हो जाएगा, 2EA हो जाएगा, 2EA हो जाएगा नहीं, हो जाएगा 2EA, ठीक है। इसको डाल दिया समीकरण 3। और इसमें क्वेश्चन में बोला था गोस का नियम जरा बताइए क्या होता है, देखिए फाई ई बराबर क्या होता है, फाई ई बराबर होता है, क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट। ये क्या होती है, गोस की प्रमेय होती है, क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। अब देखिए एक क्यू बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा यहाँ पर, सिग्मा बराबर, यानी कि क्यू बराबर होता है यहाँ पर, क्यू बराबर क्या होता है फार्मूला, क्योंकि हम जानते हैं सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान है, ये फार्मूला पढ़ा होगा। सिग्मा बराबर क्या होता है यहाँ पर बता देते हैं, सिग्मा बराबर क्या होता है फार्मूला, सिग्मा बराबर क्यू अपान ए होता है कि नहीं। हम क्यू का मान निकालना चाहते हैं तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। तो क्यू की जगह पर सिग्मा इंटू ए लिख देंगे यहाँ पर, तो क्या लिख देंगे, सिग्मा इंटू ए बट्टे क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको डाल देंगे समीकरण 4, डाल दिया समीकरण 4 डाल दिया। अब देखिए, अब लिखिए समीकरण, देखिए फाई ई यहाँ पर बराबर इसके और फाई यहाँ पर बराबर है समीकरण 3 व 4 से। लिखिए क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व 4 से लिखिए, समीकरण 3 व 4 से। देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने प्रूफ कर दिया, समीकरण 3 व 4 से। अब मॉडल पेपर उठाना, उसमें देखना किस टाइप से लिखा हुआ है, मत थ्योरी लिखी हुई है। समीकरण 3 व 4 से तो क्या हो जाएगा, फाई बराबर यहाँ पर फाई बराबर तो 2E बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 सिग्मा ए अपान इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए अपान इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, सिग्मा अपान 2 लिख लिया इप्सिलॉन नॉट। अब ई का मान निकालना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं, क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट 2, ठीक है। यही आपको क्या करना था, निकालना था व्यंजक, ठीक है, विद्युत क्षेत्र यही निकालना था यहाँ पर, ठीक है। इतना सिंपल है, 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, ध्यान रखना आएगा जरूर, बट 100% 100% अब बता रहे हैं। गोस की प्रमेय के अनुप्रयोग कभी मिस ही नहीं होते हैं, हर साल आते हैं, ठीक है। इनको तैयार करते जाना है, ठीक है। पिछली क्लास में जितने डेरिवेशन कराए हैं इनको तैयार कर लेना, सब इसी में से पूरा पेपर 100% फंस जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसको दूसरा डेरिवेशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। क्या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन करना है। देखिए यहाँ पर जो बोल रहे हैं इसको माना चाहे लिखना चाहता है लिख लेना, ठीक है। देखिए यहाँ पर माना हमारे पास क्या है, 2 समांतर प्लेटें हैं एक्स तथा वाई हैं, 2 समांतर प्लेटें हैं एक्स तथा वाई हैं यहाँ पर, ठीक है। जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल, इनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या है हमारे पास, ए मान सकते हैं यहाँ पर, प्रत्येक का क्षेत्रफल ए है। उनके बीच की दूरी हमारे पास क्या है, डी, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है हमारे पास, डी मीटर है। माना प्लेट के बीच माध्यम का एक के परावर्तक, इनके प्लेटों के बीच का माध्यम का के परावर्तकांक यहाँ पर मान सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। के परावर्तकांक होगा यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक, क्या होगा, के परावर्तकांक होगा। प्लेटों के बीच क्या होगा हमारे पास, माध्यम का के परावर्तकांक है, ठीक है। लिख सकते हैं आप एक प्लेट को क्यू, यहाँ पर एक प्लेट है, इसमें हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पर क्यू आवेश देते हैं, इसको क्यू आवेश देते हैं, क्या देते हैं, क्यू आवेश देते हैं। तो बाई पृथ्वी, बाई को क्या जोड़ देते हैं, पृथ्वी से हम जोड़ देते हैं, बाई को क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। प्रेरण विधि से एक्स की अंतः सतह पर, प्रेरण विधि से क्या, एक्स की अंतः सतह पर माइनस के क्यू आवेश उत्पन्न हो, सॉरी यानी कि एक्स के, लेकिन रुक जाइए, प्रेरण विधि से बाई प्लेट की और बाई प्लेट की अंतः सतह पर, अंतः सतह मतलब अंदर, यहाँ पर क्या हो जाता है, ऋणात्मक आवेश आ जाता है, क्या आ जाता है, ऋणात्मक आवेश आ जाता है, नहीं ऋणात्मक यानी कि माइनस का आवेश यहाँ पर क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा वो यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पर फिर से समझ लीजिए, देखिए हमारे पास एक प्लेट को जब हम क्यू आवेश देते हैं, क्या देते हैं, क्यू आवेश देते हैं, तो बाई को पृथ्वी से जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, बाई को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। प्रेरण विधि से बाई की अंतः सतह पर, बाई की अंतः सतह मतलब अंतः सतह पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाए। जब इसको आवेश देंगे तो यहाँ पर इसके अंदर क्या हो जाता है, यहाँ पर ऋणात्मक निगेटिव साइन क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, उत्पन्न हो जाता है या उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। जो बल रेखा है हमारे पास क्या है, एक प्लेट से बाई प्लेट की ओर है, एक प्लेट से बाई प्लेट की ओर है यहाँ पर, ठीक है। बल रेखाएं क्या है हमारे पास, एक प्लेट से बाई प्लेट की ओर है यहाँ पर। बस इतना अगर माना लिखना चाहते हैं लिख देना यहाँ पर, ठीक है, इतना लिखना चाहते हैं लिख देना। अब देखिए लिखिए, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र पहले निकालिए यहाँ पर, प्लेटों के बीच, देखिए प्लेटों के
बीच, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र क्या होता है? ई बराबर, अभी हमने निगमन कराया था, ई बराबर क्या होता है? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हमने बताया कि इनकी प्लेटों के बीच क्या हो, प्लेटों के बीच क्या है? माध्यम का के परावर्तनांक, इनके बीच क्या हो? के परावर्तनांक। मान लीजिए के हो तो के यहाँ पर लिख लीजिए, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, अब हम यहाँ पर जानते हैं प्लेटों के बीच विभवांतर निकाल लीजिए, प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों, लेकिन यहाँ पर रुक जाइए भाई, अभी मतलब यानी कि सिग्मा का अगर यहाँ पर फार्मूला सिग्मा का लगाना चाहते हैं लगा दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू अपन ए। अभी सोल्व कर लीजिए, क्यू अपन क्या होता है? ए होता है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ई बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सिग्मा अपान ए हो जाएगा, बट्टे क्या लिखा हुआ? के एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है कि नहीं? अब देखिए ए कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, तो ई बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सिग्मा क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा नहीं? इसको डाल दीजिए समीकरण 1। अब निकाल लीजिए प्लेटों के बीच विभवांतर, ठीक है? प्लेटों के बीच विभवांतर लिखिए, प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर, विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर निकालिए, प्लेटों के बीच विभवांतर। तो प्लेटों के बीच विभवांतर बी बराबर फार्मूला क्या होता है हमारे पास? क्योंकि ई बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ई बराबर क्या होता है? बी, ई बराबर होता है बी अपान डी, होता है कि नहीं? हमें बी का मान निकालना चाहते हैं, बी बराबर क्या हो जाएगा? ई मल्टीप्लाई डी हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई बी बराबर क्या हो जाएगा? ई मल्टीप्लाई डी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं? सही बोलना, हो जाएगा। अब क्या करेंगे बोलिए, यहाँ पर देखिए ई का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए समीकरण 1 से, क्या पुट कर दीजिए? समीकरण 1 से यहाँ पर मान या हाँ रख दीजिए समीकरण 1 से मान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी बराबर क्या हो जाएगा? क्यू डी हो जाएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है? कहाँ से लिखा? समीकरण 1 से लिखा हमने, अपने पास से नहीं लिखा है, ठीक है? समीकरण 1 से लिख दिया, समीकरण 1 से लिख दिया, समीकरण 1 से। अब बोलिए क्या करेंगे हम? अब यहाँ पर क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर धारिता निकालनी थी, यहाँ पर, ठीक है? प्लेट धारिता ज्ञात कीजिए, धारिता निकालनी थी यहाँ पर, तो धारिता के लिए फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पर। तो लिखिए संधारित्र की धारिता सी हो, तब लिखिए यदि संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता सी हो तब हमारे पास फार्मूला क्या होता है? सी का, सी बराबर क्या होता है? क्यू अपन में क्यू बराबर सी भी होता है, लेकिन सी बराबर क्यू अपन बी होता है कि नहीं? अब सी बी का मान निकाल चुके हैं, पुट कर दीजिए, आपका डेरिवेशन आ जाएगा। क्यू अपन बी का मान कितना निकाला? ए निकाला, क्यू डी अपान के ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं क्यू, या नीचे लिख दीजिए, इधर लिख दीजिए, सी बराबर हो जाएगा क्यू मल्टीप्लाई के ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच जाएगा, क्यू डी नीचे आ जाएगा कि नहीं? क्यू डी नीचे आ जाएगा। अब जब क्यू से क्यू उड़ा दीजिए, तो सी बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ पर के ए एप्सिलॉन नॉट अपान क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। यही क्या है? हमारे फेरड में आ जाएगी धारिता, यही आपको निकालनी थी, फेरड, ठीक है? यही क्या करनी थी? आपको निकालनी थी। देखिए कितनी सिंपल तरीके से निकाल दिया डेरिवेशन, कोई कठिन डेरिवेशन है, 3 नंबर का आएगा, 3 नंबर का, ज़्यादा 3 नंबर का आता है, ठीक है? हो गया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कितना सिंपल चित्र बना लीजिए, यहाँ पर क्या बना लीजिए? चित्र बना लीजिए यहाँ पर। अब देखिए इस क्वेश्चन को, किरचॉफ के विद्युत प्रवाह संबंधी नियम की सहायता से संतुलन अवस्था में बीज रेजिस्टेंस हेतु के लिए पी अपान क्यू इक्वल टू आर अपान एस प्राप्त कीजिए, ठीक है? प्राप्त कीजिए। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ध्यान रखना, ठीक है? देखिए यहाँ पर इसमें 2023 में सिद्धांत भी पूछा गया था, सिद्धांत भी लिख लेना। देखिए क्या लिखेंगे? सिद्धांत हेडिंग डालना, क्या लिखेंगे? इसमें 4 प्रतिरोध कौन से हैं? पी क्यू आर एस, को चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD दिख रहा है चतुर्भुज ना? चतुर्भुज ABCD की 4 भुजाओं के रूप में जोड़ा जाता है, ये 4 भुजाओं से जुड़ा हुआ चतुर्भुज बन गया, जोड़ा जाता है, ठीक है? फिर देखिए B व D के बीच एक सुग्राही धारामापी G है, B व D के बीच क्या है? सुग्राही धारामापी G है, यहाँ पर क्या है? G है, सुग्राही धारामापी क्या है? G है। तथा A और C के बीच क्या लगा हुआ? हमारे पास एक सेल है, E लगा होता है, ठीक है? और प्रतिरोध PQRS, प्रतिरोध क्या है? PQRS, यही सिद्धांत हो जाए। प्रतिरोध PQRS व यस के मान इस प्रकार समायोजित करते हैं कि ये सेल द्वारा परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर धारा में कोई विक्षेप ना हो। विक्षेप मतलब कोई ये सुई टेढ़ी नहीं हो सकती, सीधी की सीधी ही रहेगी, ठीक है? लिख लेना, ये बोल रहे हैं, ठीक है? विक्षेप ना, स्थिति में संतुलन सेतु, इस स्थिति में सेतु संतुलन अवस्था में कहा जाता है, ठीक है? देखिए इसमें धारा प्रवाहित कीजिए। देखिए मान लीजिए हम धारा इसको ध्यान रखना। देखिए मान लीजिए यहाँ से हम धारा शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर चली गई मान लीजिए I1, क्या चली गई हमारे पास? I1 चली गई, ठीक है? I1
मान लीजिए I1 इधर चली गई, मान लीजिए I2 इधर चली गई, यहाँ पर I2 इधर चली गई, यहाँ पर इसी में से मान लीजिए यहाँ पर रही हुई कुछ धारा रही हुई, इधर I1 चली गई, इधर I2 चली गई। आप कोई नाम दे सकते हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है, I4 दे दिया, I5 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम I1 दे रहे हैं, I1 चली गई इधर, I2 चली गई इधर। फिर देखिए सीधे जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, फिर मान लीजिए I1 इधर चली जाएगी, I1 चली जाएगी इधर, ठीक है, I1 गई, I1 चली गई इधर, ठीक है। इसमें जब संतुलन अवस्था में होता है तो इसमें धारा नहीं प्रवाहित होगी, ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर इधर की हो जाएगी, इधर की हो जाएगी, I2 इधर चली जाएगी, इधर से सीधी आएगी, I2 यहाँ पर चली गई। अब यहाँ पर जब दोनों धारा मिल जाएंगी, I1 प्लस I2 यहाँ पर जुड़ जाएंगे दोनों, यहाँ पर I1 आएगी प्लस I2 जुड़ जाएगी, तो इसको मान लेंगे हम I के बराबर, इसी को क्या मान लेंगे हम I के बराबर मान लेंगे। मान लिया I के बराबर, मान लिया I के बराबर, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें प्रवाहित क्या हो रही है, I1 धारा प्रवाहित हो रही है, I प्रवाहित हो रही है, बस इतना आप ले सकते हैं, सेले कुंजी है, बस इतना ये सिद्धांत भी लिख देना, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब किरचॉफ का नियम लगाइए। इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, संतुलन अवस्था में होगा, हमें यहाँ पर संतुलन अवस्था में स्थिति क्या होती है, संतुलन अवस्था में, संतुलन अवस्था में क्या होता है, यही हमें प्रूफ करके लाना था, या रहने दीजिए लिखने, संतुलन अवस्था में यही हमें प्रूफ करके लाना था यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको मत लिखिए। अब देखिए यहाँ पर किरचॉफ का नियम लगाइए, बंद पास लीजिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बंद पास, पहले ए वाला लिए, बंद पास ए बी डी ए में लिखिए, बंद पास ए बी डी में, बंद पास ए बी डी ए में, या ए के लिए देखिए ए लिया हमने, ए बी डी ए के लिए, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है बताइए जरा, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है, यानी कि प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा तो उसका संगत प्रतिरोध का गुणनफल क्या होता है, संगत प्रतिरोध का गुणनफल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं। बस हो गया काम। अब देखिए यहाँ पर संगत धारा, बंद पास में होने वाली धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल, तो I1 P हो जाएगा यहाँ। लेकिन एक बात और ध्यान दें, जब धारा की दिशा में चलते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, जब धारा के विपरीत चलते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, यानी कि ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं। धारा की दिशा में चलते हैं तो क्या धनात्मक चिन्ह लेते हैं, ये ध्यान रखना। तो I1 P हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I1 P हो जाएगा माइनस का I1 P। अब देखिए इसमें चल रहे हैं, इसमें इधर की ओर चल रहे हैं, इधर की ओर चल रहे हैं, हम चूंकि उधर जा रहे हैं, धारा इधर आई है, हम उधर जा रहे हैं, धारा इधर आ रही है, तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव माइनस के I2R हो जाएगा, संगत प्रतिरोध का गुणनफल आता है, ध्यान रखना। ये आप I2 लें, ए वाला प्रतिरोध लेंगे, नहीं हो जाए तो किरचॉफ का नियम नहीं है, संगत प्रतिरोध और धारा का गुणनफल होता है, ठीक है। I2R बराबर, इसमें विद्युत वाहक बल लगा हुआ कि नहीं बताइए, यहाँ पर कहीं विद्युत वाहक बल आपको दिख रहा है, इस बंद पास में दिख रहा है विद्युत वाहक बल, दिख रहा है कि नहीं बताइए, नहीं दिख रहा है, तो बराबर 0 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब उसको भेज दीजिए। I1 बराबर क्या हो जाएगा, I2R हो जाएगा, I2R हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको क्या डाल देंगे, समीकरण चाहे ए डाल दीजिए, इसको क्या डाल दीजिए, इसको समीकरण ए डाल दिया, समीकरण ए डाल दिया। अब देखिए, अब कौन सा बंद पास ले लेंगे यहाँ पर, देखिए अब बंद पास ए वाला ले लीजिए यहाँ पर। इसी प्रकार बंद पास क्या ले लेंगे, बी सी डी बी में लिखिए, इसी प्रकार बंद क्या ले लेंगे, बंद पास बी सी डी बी में, ये बी के लिए लिख लीजिए, बी में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए I1 Q हो जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए इधर की ओर आ रहे हैं, इसमें हम चूंकि इधर जा रहे हैं, धारा उधर आ रही है, हम इधर जा रहे हैं, धारा उधर आ रही है, क्या आ जाएगा, माइनस का I2S हो जाएगा, माइनस का लगाइए, माइनस के I2S हो जाएगा बराबर क्या, इसमें कोई विद्युत वाहक बल आपको दिख रहा है, लगा नहीं दिख रहा है, इसमें बराबर 0 कर दीजिए। इसमें कोई लगा हुआ है, सेल नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको डाल देंगे समीकरण, दोनों को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, समीकरण 1 बटे समीकरण 2, समीकरण 1 बटे समीकरण 2, समीकरण 1 बटे समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, I1 P, देखिए LHS को LHS के साथ डिवाइड करते हैं, I1 Q, ठीक है, बराबर I2R बटे, इसको चाहे उधर भेज दीजिए, रुक जाइए, इसको क्या है, माइनस का है, तो I1 Q बराबर I2S बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको डाल दीजिए समीकरण 2, ठीक है। इसको इसके साथ डिवाइड कर दिया यहाँ पर, और इसको इसके साथ डिवाइड कर दिया यहाँ पर, अब सही है, ठीक है, बराबर 0 लगा था यहाँ पर, दोबारा क्यों लगा रहे हैं, बराबर 0, इसको काटिए यहाँ पर, ठीक है, बराबर 0, अब सही है,
ठीक है, नेगेटिव चिन्ह है, ध्यान रखना क्या नेगेटिव चिन्ह है। अब इसको हमने उधर भेज दिया, ठीक है, I2 यस हो जाएगा, I2 यस। देखिए I1 से I1 कैंसिल आउट, I2 से I2 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा यहाँ पर P/Q बचेगा, यहाँ पर बराबर क्या बचेगा R/S हो जाएगी। यही तो आपको सिद्ध करके लाना था, प्रूफ करना था। देख लीजिए यहाँ पर P/Q R/S आ गया, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर तीसरा भी डेरिवेशन हो गया हमारे पास। अब देखिए चौथा देखेंगे हम। देखिए यहाँ पर क्या ले लिए, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो मान लीजिए हमने दो तार बना दिए, यहाँ पर क्या बना दिया हमने, दो तार हैं हमारे पास, दो समांतर धारावाही चालक तार हैं यहाँ पर, ठीक है। इसका नाम मान लीजिए ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसमें इसका नाम डी, इसके इसमें अंदर की ओर मान लीजिए बल लग रहा है, इसके अंदर की ओर इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से क्या हो रहा है, बल लग रहा है। इसके बीच की दूरी हम क्या मान लेंगे, आर मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, बीच की दूरी क्या मान लेंगे, आर मान लेंगे, मान लीजिए आर, मान लीजिए आर। और देखिए मान लीजिए इसमें धारा हमारे पास I1 प्रवाहित हो रही है, इस तार में I1, इसमें क्या प्रवाहित हो रही है, I2 प्रवाहित हो रही है। इसकी लंबाई लेंथ मान ली हमने L मान ली, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ हमने क्या मान ली, यहाँ से यहाँ तक L मान ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेंथ इसकी L होगी तो इसकी भी L होगी, ठीक है। बस इसमें माना लिखना चाहते लिख लेना, माना दो समांतर चालक AB व CD हैं, ठीक है, जिनकी लंबाई क्या है, L है, उनके बीच की दूरी क्या है, R है, ठीक है। चालक जब चालक AB में धारा I1 प्रवाहित करते हैं तो क्या हो जाता है, तो चालक I1, जब I1 लिख लीजिए, चालक AB में I1 धारा प्रवाहित हो रही है, चालक CD में I2 धारा प्रवाहित हो रही है। लिखिए यहाँ पर, जब चालक AB में लिखिए, जब चालक AB में I1 धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो तब इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, B बराबर B1 लिख लेंगे, क्या होता है, म्यू0/2 पाई I/R होता है। लेकिन यहाँ पर धारा I1 है तो I1/R लिख देंगे, इसको डाल देंगे समीकरण 8 डाल दीजिए, यहाँ पर डाल दिया, समीकरण 1 डाल दिया। अब देखिए CD के कारण चुंबकीय बल निकाल लीजिए, CD के कारण चुंबकीय बल लिखिए, CD के कारण चुंबकीय बल, CD के कारण चुंबकीय बल के लिए फॉर्मूला बताइए क्या होता है। यह बराबर होता है हमारे पास, क्या होता है बिल साइन थीटा होता है, बिल I2 ले लेंगे, L साइन थीटा होता है कि नहीं होता है, फॉर्मूला होता है बिल साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए B1 का यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए समीकरण 1 से, क्या हो जाएगा, म्यू0/2 पाई I1 I2 लिखा हुआ है, L लिखा हुआ है, साइन थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे R था, R लिख दिया, यही साइन थीटा था। अब देखिए यहाँ पर 90 कोण एंगल क्या ले लेंगे, यहाँ पर थीटा बराबर क्या ले लेंगे, 90 डिग्री, थीटा बराबर क्या ले लेंगे, यहाँ पर थीटा बराबर यहाँ पर ले लेंगे हम 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए F बराबर क्या हो जाएगा, पुट कीजिए, म्यू0/2 पाई I1 I2 L साइन 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 का मान जरा बताना कितना होता है, बटे R हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 होता है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, म्यू0/2 पाई I1 I2 L/R। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करके लाना था यहाँ पर, ठीक है, यही लाना था यहाँ पर प्रूफ करके यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर थीटा के ले लेंगे, खड़े तार मान लीजिए थीटा क्या होगा, यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पर होगा, ठीक है ना। खड़ा कोण कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है, आपको मालूम होगा, ठीक है। 90 डिग्री यहाँ पर ट्रिक लगाना है, यहाँ पर खड़ा हुआ समझ लीजिए 90 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। ये भी डेरिवेशन हमारे पास हो गया, नोट कर लीजिए, यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, एक लंबी परिनालिका के लिए सुप्रेरकत्व का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। क्या, एक लंबी परिनालिका के लिए सुप्रेरकत्व का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब आने वाले हैं, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर सबसे पहले लिखिए, यहाँ पर है माना, थोड़ा सा लिख लीजिए माना, इसमें चित्र कुछ बनाना ही नहीं है, माना लिखिए, माना, यहाँ पर इसको बढ़ा लेते हैं, माना क्या मान लेंगे, माना एक लंबी, माना लंबी है, यहाँ पर परिनालिका है, माना एक लंबी क्या मान लेंगे, लंबी 22 करोड़ परिनालिका का क्षेत्रफल A मान लेंगे, लंबी 22 करोड़ परिनालिका का क्षेत्रफल, 22 करोड़ परिनालिका
का क्षेत्रफल ए है। क्या ए, लंबाई क्या मान लेंगे यहाँ पर, लेंथ, लंबाई क्या मान लेंगे यहाँ पर, यल, तथा इसमें तार में फेरों की संख्या एन मान लेंगे, कैपिटल एन। इसमें तार के फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, इसमें तार में फेरों की संख्या क्या मान लेंगे हम, क्या मान लेंगे, कैपिटल एन मान लीजिए, कैपिटल एन है, ठीक है। और इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, लिख दीजिए। इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। इसमें आई एम्पियर की धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब लिखिए प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है। अब आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा होगा यहाँ पर, ठीक है। प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, ये डेरिवेशन करवा देंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में प्रणालिका, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, लॉन्ग में आएगा 5 नंबर का। प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, इसके लिए फार्मूला ध्यान रखना, याद कर लेना। बी बराबर क्या होता है हमारे पास, म्यू नॉट स्मॉल एन आई, जहाँ स्मॉल एन क्या होती है, तार की, लिख लेना स्मॉल एन क्या होती है, स्मॉल एन होती है तार की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। क्या होती है, तार की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। क्योंकि हमारे पास एन बराबर फार्मूला क्या होता है, एन वाई, तार की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या होती है, ठीक है, फेरों की संख्या यहाँ पर। तो यहाँ पर एन बराबर क्या होता है, कैपिटल एन अपान यल होता है, यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तार के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, इसलिए फार्मूला होता है एन बराबर कैपिटल एन अपान स्मॉल, कैपिटल एन और कैपिटल एल, ठीक है। म्यू नॉट कैपिटल एन स्मॉल आई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। इसको डाल दीजिए समीकरण 1, कितना डाल दीजिए, समीकरण 1 डाल दीजिए, ठीक है। अब लिखिए प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लास्क, ठीक है, प्रत्येक फेरों से लिख लीजिए, फेरों से क्या लिखना है, फेरे से लिख लीजिए, फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लास्क, बद्ध चुंबकीय फ्लास्क, बद्ध चुंबकीय फ्लास्क निकालिए। बद्ध चुंबकीय फ्लास्क के लिए फार्मूला क्या होता है, फाई बराबर होता है, क्या होता है, बी ए, यहाँ पर लिख देंगे नहीं, बी ए लिख दिया, ठीक है। अब देखिए बी ए, तो बी का मान पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो यहीं पर या यहाँ पर नीचे लिख दीजिए, फाई बराबर बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपान यल, और क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पर। इसको डाल दीजिए समीकरण 2। अब लिखिए प्रणालिका के बंद कुल चुंबकीय फ्लास्क, प्रणालिका का बद्ध कुल चुंबकीय फ्लास्क लिखिए यहाँ पर, प्रणालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लास्क क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लास्क फाई बराबर क्या हो जाएगा, एन फाई, क्या हो जाएगा, एन फाई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एन फाई हो जाएगा बराबर। देखिए एन ज्यों का त्यों लिखा, फाई का मान निकाला, ए निकाला, म्यू नॉट एन आई ए अपान क्या हो जाएगा हमारे पास, यल हो जाएगा। एन की मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा हमारे पास, एन की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एन फाई के बराबर चल रहा, ध्यान रखना, बराबर, ठीक है। क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, म्यू नॉट हो जाएगा, आई हो जाएगा, ए हो जाएगा, आई सही से बन जा, आई हो जाएगा, ठीक है, लिख लेना, आई बट्टे क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखिए अब इतना आ गया यहाँ पर। अब प्रणालिका का हमें निकालना क्या था, सुप्रेरकत्व निकाला था, इसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है, लिखिए प्रणालिका का सुप्रेरकत्व, प्रणालिका का सुप्रेरकत्व, इसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है, यल बराबर होता है एन फाई अपान क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, आई होता है। अब देखिए एन फाई का मान निकाला, यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपान आई लिखा हुआ है, आई से आई उड़ा दीजिए, आई से आई काट दीजिए, ठीक है, काट दिया तो क्या बचेगा, एल बराबर हमारे पास म्यू नॉट एन स्क्वायर बच्चा
क्या बचा, लेकिन यल भी चल रहा था, यल भी तो है यहाँ पर, यल भी आ जाएगा नीचे इसके, क्या आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, यल भी आ रहा है, यल भी पूरा पुट करेंगे ना बान, तो यहाँ पर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पर यल हो जाएगी। यही आपको क्या निकालना था, सुपरक्रिया का व्यंजन निकाल, इसका मतलब क्या होता है, हेनरी होता है, HENERY हेनरी क्या होता है, इसका मतलब हेनरी होता है। ठीक है, हो गया। ठीक है, 3 नंबर का आएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना, कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए छठा क्वेश्चन, विद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, श्रेणी अनुनाद परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो विद्युत अनुनाद लिख लीजिए, यहाँ पर क्या लिख लीजिए, विद्युत अनुनाद। ठीक है, इसको लिख लीजिए, विद्युत अनुनाद क्या होता है। देखिए विद्युत अनुनाद क्या होता है हमारे पास, देखिए लिख लीजिए, किसी विद्युत परिपथ की वह स्थिति जब किसी विशेष अनुनादी आवृत्ति पर उस परिपथ की प्रतिबाधाओं या प्रवेशता के मान परस्पर निरस्त हो जाएं, क्या हो जाए, निरस्त हो जाएं, विद्युत अनुनाद परिपथ कहलाती है। क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ की वह स्थिति जब किसी विशेष अनुनादी आवृत्ति पर उस परिपथ की प्रतिबाधाओं या प्रवेशताओं के मान परस्पर निरस्त हो जाएं, विद्युत अनुनाद कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत अनुनाद कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, लगातार आ रहा, हर साल क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एक चित्र बना लीजिए आप, क्या बना लेंगे यहाँ पर, चित्र बना लेंगे यहाँ पर। ठीक है, बना लेंगे चित्र यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या एक प्रेरकत्व लगा हुआ, एक क्या लगाइए हमारे पास, धारिता संधारित्र लगा हुआ, एक क्या लगा हुआ, तो इसको हम एक यानी कि एक किसे जोड़ देता है, एक प्रत्यावर्ती स्रोत से इसको हमने जोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ पर इसका समीकरण क्या होता है, बी बराबर प्रत्यावर्ती स्रोत का बी बराबर बी नोट साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, दिख रहा होगा आई होप। ठीक है, बी बराबर क्या होता है, बी नोट साइन ओमेगा टी होता है कि नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर LCR है, यहाँ पर तो लिखिए, यहाँ पर LCR परिपथ में हम जानते हैं कि LCR की परिबाधा आपको, LCR परिपथ की प्रतिबाधा आपको मालूम होनी चाहिए। तो क्या होता है, हम जानते हैं, चूंकि LCR परिपथ में हम जानते हैं, LCR परिपथ में, परिपथ सर्किट में हम जानते हैं, परिपथ में हम जानते हैं, जानते हैं कि क्या जानते हैं, बताइए, प्रतिबाधा जानते हैं और क्या जानते हैं, क्या होती है प्रतिबाधा हमारे पास, Z बराबर LCR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, Z बराबर होता है, क्या होता है, R स्क्वायर होता है, और क्या होता है, XL माइनस का XC का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है, क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट होता है। ठीक है, अब सही है। अब चूंकि हम जानते हैं एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है, इसी में अप्लाई कर दीजिए, क्या होता है, R स्क्वायर हमने एच लिखा है यहाँ पर, एक्सेल का क्या होता है, एक्सेल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल होता है, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। XC क्या होता है, 1/, ओमेगा सी होता है, ये फॉर्मूला होता है, XC बराबर 1/, ओमेगा सी, एक्सेल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल होता है। इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दीजिए, अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट लगा दीजिए। ठीक है, लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या कर सकते हैं बताइए, इसके लिए यहाँ पर वो निकाल लीजिए, यहाँ पर कि यहाँ पर 10φ निकाल लीजिए। यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर कलांतर तो यहाँ पर निकालना नहीं है। ठीक है, 10φ निकाल लीजिए, यहाँ पर बी तथा आई के बीच कलांतर फाई हो तो। ठीक है, यहाँ पर लिखिए बी तथा आई के बीच, बी तथा आई के बीच कलांतर फाई हो तब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बहुत बार आया था, अभी इनकी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कल सोल्व कराया था हमने। 10φ बराबर क्या होता है बताइए, एक्सएल माइनस का एक्सएल कलांतर पूछा जाता है, तो यही अप्लाई करते हैं LCR परिपथ में। ठीक है, R यहाँ पर क्या हो जाएगा, R। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब वही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। देखिए वो एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल माइनस XC बराबर क्या होता है, 1/, ओमेगा सी होता है कि नहीं। अब बट्टे क्या लिखा हुआ, R लिखा हुआ है, राइट, R लिखा हुआ, R सही से बना दीजिए, R हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है, अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर, यदि लिखिए, यदि XL बराबर हो किसके, XC के, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 0 हो जाएगा। अगर XL बराबर XC यहाँ पर C पुट कर देंगे, इसे कैंसिल आउट, इसको भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। तो फाई का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 10 0 का मान 0 होता है, तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर पुट करेंगे XL मान ली XC यहाँ पर XL, तो XL से XL कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको भाग करेंगे 0। 10 फाई का मान कितना होता है, 0, तो फाई का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, अर्थात लिख दीजिए, अर्थात बी तथा आई का मान, बी तथा लिख देंगे, अर्थात बी तथा आई समान कला में होंगे, अर्थात बी तथा आई समान कला में होंगे, समान कला में होंगे, लिख दिए समान कला में होंगे। ठीक है, अब देखिए अनुनादी के लिए, अनुनादी अवस्था में क्या होता है, अनुनाद, ये अनुनाद के लिए लिखिए, अनुनाद के लिए क्या होता है, अनुनाद के लिए न्यूमेरिकल आपने बहुत सोल्व किए होंगे। अनुनाद के लिए क्या होता है, अनुनाद के लिए XL बराबर हो जाता है किसके, हो जाता है XC के, हो जाता है कि नहीं हो जाता है।
ठीक है। एक्स एल का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल होता है बराबर एक्स सी का क्या होता है, 1 ओमेगा सी होता है। क्या होता है, 1 ओमेगा सी होता है। ठीक है, लेकिन ये हमने क्यों लिखवाया बताइए, ये क्यों निकलवाया, एक से इनकी समान कला में होते हैं, क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है, क्या पूछा जाएगा यहाँ पर, अथवा में इसके पूछा जाएगा, इसलिए हमने लिखवा दिया है। ठीक है, फालतू में नहीं लिखवाया। क्या होता है इसके लिए, देखिए इसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है, यानी कि क्वेश्चन आएगा सिद्ध कीजिए कि अनुनाद की स्थिति में धारा तब विभवांतर समान कला में होते हैं, लिख लेना। अथवा ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार 2019-20 में आया था। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि अनुनाद की स्थिति में धारा विभवांतर समान कला में होते हैं, धारा विभवांतर समान कला में होते हैं, बीच समान कला में होते हैं, ये सिद्ध करने के लिए आता है, इसलिए हमने निकलवा दिया ये। ठीक है, एक सेल बराबर क्या होता है, 1 ओमेगा सी होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए ओमेगा की तरह मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या है, एल को नहीं चाहिए, 1 क्या हो जाएगा, एल सी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ओमेगा का मान निकाल लीजिए, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 एल सी आ जाएगा। इस पर अंडर 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है, पूरे पर अंडर लगाएंगे, लेकिन 1 का वर्गमूल 1 होता निकल जाएगा, एल सी का नहीं निकलेगा, एल सी लिख दिया। अब देखिए ई एफ बराबर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ई एफ बराबर क्या होता है, ओमेगा अपन 2 पाई होता है, ओमेगा अपन 2 पाई होता है। ठीक है, ओमेगा का मान निकाला, ये निकाला 1 अंडर रूट एल सी निकाला। ठीक है, बट्टे 2 पाई लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, तो ई एफ बराबर एल सी कहाँ आ जाएगा, 1/2 पाई लिखा हुआ जिनका, तो एल सी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर नीचे आ जाएगा, एल सी नीचे आ जाएगा। यही आपको क्या करना था, निकालना था यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना, ये समान कला में हो तो सिद्ध कीजिए कि आता है, सिद्ध कीजिए कि अनुनाद की स्थिति में धारा तो विभवांतर समान कला में हो, तो इतना आपको कर देना। ध्यान रखना, अगर यहाँ पर पूरा पूछा जाए पूरा लिख देना। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा लिख दीजिए, यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, आपका ये हो जाएगा डेरिवेशन। इस टाइप से आपको करना है, कोई कठिन है बताइए, यहाँ पर कुछ नहीं कठिन है, डेरिवेशन हमने कर दिया, यही आपको निकालना था। ठीक है, आवर्ती के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, निकाल दिए व्यंजक। अब देखिए इस डेरिवेशन को 100% लगा दिए, आएगा जरूर, ये 100% आएगा इस बार, ध्यान रखना। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र या लेंस मेकर का सूत्र निगमन कीजिए। इस टाइप से आ सकता है 2 तरीके से, ध्यान रखना। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र निगमन कीजिए अथवा लेंस मेकर सूत्र निगमन कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाएंगे, आप चित्र बनाएंगे। यहाँ पर देखिए हमने क्या बनाया, फिगर बना लिया यहाँ पर। ठीक है, चित्र हमारे पास है। ठीक है, माना हमारे पास क्या है, एक उत्तल लेंस, जो कि हमारे पास किसमें रखा हुआ है, वायु में रखा हुआ है। ठीक है, माना हमारे पास एक उत्तल लेंस है जो वायु में रखा हुआ है, जिसके प्रथम व द्वितीय फोकस की वक्रता, यानी कि प्रथम व द्वितीय प्रश्नों की वक्रता त्रिज्या हमारे पास क्या है, R1 है। प्रथम प्रश्न की वक्रता त्रिज्या इसकी R1 है, इसकी क्या है हमारे पास R2 है। ठीक है, क्या है, R2 है। इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु O है, क्या है, इसके मुख्य अक्ष पर क्या हमारे पास एक बिंदु O है। ठीक है, इसके मुख्य अक्ष पर क्या है, एक बिंदु O है, यहाँ पर है कि नहीं है। ठीक है, बिंदु वस्तु मान सकते हैं, बिंदु वस्तु O है। ठीक है, अब पृष्ठ जब यहाँ पर देखिए वस्तु O का प्रतिबिंब हमारे पास यहाँ से, जब वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ से बनता है, यहाँ पर बनता है, कहाँ पर बनता है, वस्तु O का प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है। यहाँ पर वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, आई डैश पर बनता है, यहाँ पर आई डैश पर बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब बना, तो इसका ये प्रतिबिंब यहाँ पर बना, इसको हमने आई मान लिया, इसको आई डैश मान लिया, 2 प्रतिबिंब यहाँ पर बने। ठीक है, क्या बने, 2 प्रतिबिंब आई मान लिया, आई डैश मान लिया। अब देखिए बिंदु P से ध्रुव से यहाँ O तक की दूरी, वस्तु की दूरी होती है इधर, क्या मान ली, U मान ली। अब देखिए यहाँ से इस P1 ध्रुव से अब यहाँ तक की दूरी हमने क्या मान ली, प्रतिबिंब की स्थिति क्या मान ली, B डैश मान ली। अब इस प्रतिबिंब की स्थिति हमने क्या मान ली, यानी कि यहाँ से, यानी कि P2 से देखिए ए प्रतिबिंब इसके लिए बना, ध्रुव P1 के लिए, यहाँ पर ध्यान रखना, तो इसीलिए यहाँ की प्रतिबिंब की स्थिति हमने B डैश ले ली, लेकिन ए वाला प्रतिबिंब ध्रुव P से बना है, यहाँ से इसके लिए बना है, तो इसलिए इसकी प्रतिबिंब की स्थिति हमने B ले ली। ठीक है, समझते रहना, B ले ली हमने, क्या ले ली, B ले ली। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए हमें इस प्रतिबिंब की स्थिति निकाले, यहाँ से यहाँ तक निकालनी है प्रतिबिंब, तो यहाँ पर पूरी देखिए यहाँ से यहाँ तक इतनी हमारे पास क्या है, मोटाई इसकी कितनी है, T, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, T है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक पूरे प्रतिबिंब, यहाँ से यहाँ तक क्या है, B डैश है। मान लीजिए अब यहाँ से यहाँ तक निकालना चाहते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, तो बड़े में से छोटे का होता है, B डैश में से T घटाते, इतनी से काट ली पूरे में से, तो इतनी कितनी बचेगी, इतनी कितनी बचेगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी, P2 से I तक कितनी बचेगी, B डैश माइनस के T बचेगी। समझ गए होंगे आप, बस हो गया डेरिवेशन, इतना समझ गए। तो लिखिए यहाँ पर प्रथम प्रश्न के लिए, लिखिए यहाँ पर प्रथम प्रश्न के लिए मान लिखिए, फार्मूला होता है यहाँ पर प्रथम प्रश्न के लिए, क्या होता है, प्रथम प्रश्न के लिए यहाँ पर देखिए किसका फार्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, गोली पृष्ठ के लिए पहले लिखिए, गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन को सूत्र से लिखिए, यहाँ पर गोली पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से, गोली पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से, पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से। ठीक है, यहाँ पर लिखिए प्रथम गोली पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अपवर्तन का सूत्र लिखिए यहाँ पर, गोली पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से क्या होता है फॉर्मूला, देखिए n/b होता है हमारे पास।
ठीक है। माइनस का क्या होता है, वन अपान यू होता है, बराबर क्या होता है, एन माइनस के वन होता है अपान आर होता है। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, जहाँ देखिए अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर लिखिए प्रथम पृष्ठ के लिए, प्रथम पृष्ठ के लिए लिखिए, प्रथम पृष्ठ के लिए लिखिए, प्रथम पृष्ठ के लिए, प्रथम पृष्ठ के लिए, प्रथम पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रथम पृष्ठ के लिए देखिए, प्रथम पृष्ठ के लिए हमारे पास देखिए प्रथम पृष्ठ कौन सा, कहाँ का चित्र, ये वाला है। देखिए प्रथम पृष्ठ के लिए लिखिए, देखिए इसके लिए, इस पृष्ठ के लिए देख लें, पृष्ठ के लिए इधर की ओर, उधर वाले को नहीं, इसको भूल जाइए। देखिए इसके लिए हम यहाँ पर कह रहे हैं वस्तु की दूरी इससे, और वस्तु की दूरी कितनी है हमारे पास, यू है, तो यू तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जिम करती हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब इसके लिए क्या लेंगे हम, यहाँ पर इस पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब की स्थिति, तो यहाँ से प्रतिबिंब, इसके लिए P1 के लिए प्रतिबिंब हमारे पर कहाँ बन रहा है, यहाँ पर आई डैश, तो यहाँ से यहाँ तक कि हमको प्रतिबिंब की स्थिति मालूम होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक कौन सी प्रतिबिंब की स्थिति लेंगे, बी लेंगे कि बी डैश लेंगे, बी डैश लेंगे। क्यों, यहाँ से यहाँ तक देखिए हमारे पास प्रतिबिंब की स्थिति कितनी है, बी डैश है, तो यहाँ पर लिख दिए एन अपान बी डैश लिख दिया माइनस का, और यहाँ पर वस्तु की दूरी इसके लिए तो यू ही है, ज्यों करती हूँ रहेंगे, यू क्या रहेगी, ज्यों करती हूँ। अब देखिए इसके लिए हमने इस प्रतिबिंब, इस पृष्ठ के लिए हमने प्रतिबिंब की वक्रता त्रिज्या क्या मानी, R1 मानी, इसके लिए क्या मानी हमारे R2 मानी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर एन माइनस का 1 हो जाएगा, बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। समीकरण ए डाल दीजिए यहाँ पर, डाल दिया। अब इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार यहाँ पर लिख लीजिए, थोड़ा सा लिख लीजिए यहाँ पर, जहाँ एन क्या होगा हमारे पास, लेंस का अपवर्तनांक होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लिख लीजिए, चूंकि यहाँ पर लिखिए, अभी समझा देंगे, पहले लिख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा, प्रतिबिंब आई डैश, प्रतिबिंब आई डैश, क्या प्रतिबिंब आई डैश दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए क्या आभासी वस्तु का कार्य करता है, के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, ठीक है। और दूसरी यह लिख लीजिए, यह अभी समझा देंगे, यह दूसरा पृष्ठ प्रतिबिंब, यह दूसरा पृष्ठ प्रतिबिंब आई डैश का प्रतिबिंब आई डैश का प्रतिबिंब आई पर बनता है, देखिए समझ लीजिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखिए समझिए, ध्यान से समझना। मान लीजिए प्रतिबिंब आई डैश, यहाँ पर प्रतिबिंब आई डैश दूसरे पृष्ठ के लिए, यानी कि प्रतिबिंब आई डैश इस पृष्ठ के लिए P2 के लिए, ध्रुव P के लिए समझिए, द्वितीय पृष्ठ के लिए क्या है हमारे पास, इसके लिए आई डैश क्या करेगा हमारे पास, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। क्या इसके आभासी यानी वस्तु की दूरी ले लेंगे, आभासी वस्तु का कार्य करता है। या दूसरा पृष्ठ प्रतिबिंब आई डैश क्या है, प्रतिबिंब आई पर, इनकी इसका प्रतिबिंब हो यहाँ पर आई बन जाता है, इस पृष्ठ के लिए यहाँ पर आई बनेगा, ये पूरा वस्तु का कार्य करेगा। इसके लिए यहाँ पर इस पृष्ठ के लिए, द्वितीय पृष्ठ के लिए ये वस्तु का कार्य, सिंपल भाषा में समझिए, ये दूसरी पृष्ठ के लिए ये वस्तु का कार्य करेगा, ये प्रतिबिंब का कार्य करेगा। बस इतना समझ लीजिए, भूल जाइए, कुछ मत याद कीजिए, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर द्वितीय पृष्ठ के लिए यहाँ पर रखिए, मान रखिए यहाँ पर, चूंकि रुक जाइए, एक फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है हमारे पास। देखिए अगर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होता है, 1/Ng होता है, ध्यान रखना क्या होता है, Ng होता है। कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, Ng होता है, ध्यान रखना हमेशा क्या होता है, Ng होता है। ये नीचे आ जाता है, Ang उल्टा होके नीचे आ जाता, ध्यान रखना। इसी प्रकार यहाँ पर यानी कि यहाँ पर इसमें क्या ले लेंगे, देखिए यहाँ पर यानी कि यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, 1/B ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इस उल्टा कर देते हैं, देखिए उल्टा हो रहा है इसका, 1/Ng उल्टा हो रहा था, इसको उल्टा कर दिए, इनका क्या हो जाएगा, उल्टा 1/N हो जाएगा, ध्यान रखना क्या हो जाएगा, 1/N हो जाएगा डिवाइडेड बाई। अब देखिए B की जगह पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर इसके लिए प्रतिबिंब, इस ध्रुव के लिए प्रतिबिंब की स्थिति कितनी है हमारे पास, B, यानी कि इतनी इसकी स्थिति क्या, यहाँ से यहाँ तक किया, यहाँ से यहाँ तक देखिए कितनी है, B है, तो यहाँ पर B पुट कर दीजिए, यहाँ पर B पुट कर देंगे, B पुट कर दिया माइनस का। अब देखिए ये समझने वाली बात है, U की जगह पर क्या ले लेंगे यहाँ पर, देखिए या इस ध्रुव से हम यहाँ इस ध्रुव से क्या ले लेंगे यहाँ पर, इस ध्रुव से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की स्थिति तो हमने लिख दी। अब वस्तु की दूरी का इधर वाले लेंगे, क्या इधर वाले लेंगे, यू ले लेंगे, नहीं ले लेंगे, क्यों, क्योंकि हम इस पृष्ठ के लिए सोल्व कर रहे हैं ना, इस पृष्ठ के लिए हल कर रहे हैं, इसके लिए तो भूल जाए, इसके लिए हमने सोल्व कर लिया, इसके लिए भूल गए। अब इसके लिए क्या हो गया, हमारे पास वस्तु की लिखा हुआ है हमने, प्रतिबिंब आई डैश दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, इसके लिए क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी हमारे पास, क्या हो जाएगी, यहाँ से आभासी वस्तु की दूरी हो जाएगी यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक वस्तु की दूरी है कितनी, यहाँ से यहाँ तक B डैश माइनस के T है, B डैश माइनस के T पुट कर दीजिए, बस हो गया काम। B डैश माइनस का T है यहाँ पर, B डैश माइनस के T लिखा। अब बराबर N, यानी कि इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, N की जगह पर 1/N,
क्या लिख देंगे, 1 n लिख देंगे, माइनस का 1 लिखा बटे, अब इस द्वितीय पृष्ठ के लिए हमने वक्ता त्रिज्या क्या हमारे पास R2 है, R1 की जगह पर क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा कि नहीं, R2 हो जाएगा, R2। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व कर लीजिए, क्या कर लेंगे, इसको हम सोल्व कर लेंगे। रुक जाइए, देखिए इसका एक 1/n एक कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 1/n b हो जाएगा माइनस का 1/b डैश माइनस का t हो जाएगा बराबर, इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, माइनस का n हो जाएगा बट्टे क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, n नीचे आ जाएगा, अब 1/, क्या हो जाएगा, nb हो जाएगा, माइनस के 1/b डैश माइनस का t हो जाएगा। ठीक है, माइनस का लगा हुआ है, ध्यान रखना, माइनस का है चिन्ह माइनस का। ठीक है, बराबर 1 माइनस का n हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, nr2 हो जाएगा नहीं, nr2 हो जाएगा, nr2। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर इसमें दोनों पक्षों में क्या कर दीजिए, n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, देखिए इसमें दोनों पक्षों में क्या कर देंगे हम, n से गुणा करने पर, लिखिए n से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, n से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, n/n b हो जाएगा, माइनस का n/b डैश माइनस का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा बराबर, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, 1 माइनस का n हो जाएगा इंटू n हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, nr2 हो जाएगा। दिख रहा होगा आपको, nr2 हो जाएगा, नहीं दिख रहा, इसको ऊपर बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, nr2 हो जाएगा, हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर देखिए n से n कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है, n से n कट जाएगा, यहाँ पर कट गया, तो क्या बचेगा, 1/b, देखिए 1/b बचा यहाँ पर माइनस का। ठीक है, लाऊंगा मैं 5 नंबर का आएगा, ध्यान रखना, और आएगा 100% 1/b, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का n, क्या बचा, माइनस का n/b डैश माइनस का t बचा यहाँ पर बचा। अब देखिए, अब इधर क्या बचा हमारे पास, 1 माइनस का n/r2, 1 माइनस का n/r2 बचा यहाँ पर, 1 माइनस का n/r2 बचा यहाँ पर, राइट। अब क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर अगर इसमें हम कॉमन लेना चाहते हैं, कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर रुक जाइए, 1/b माइनस का n/b डैश माइनस का t, b डैश माइनस का t, इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे माइनस का, तो क्या हो जाएगा, उल्टा n माइनस का 1 हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई करें, का तो a आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए, अब t लेंस की मोटाई क्या है हमारे पास, लेंस की मोटाई थी, लिखिएगा बच्चों की, b डैश का मान बहुत बड़ा होगा, किसके होगा, t से, तो अतः क्या कर देंगे, t को छोड़ने पर, जब बड़ा है, मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए यहाँ पर 0 पॉइंट यानी कि 1 से बड़ा होता है, मान लीजिए माइनस का 0 पॉइंट माइनस है यहाँ पर, या 0.000001 इतना है, बहुत छोटा है, बहुत सोच में, तो इसको क्या मतलब है, छोड़ देंगे। इसी प्रकार इसका t से बहुत बड़ा है, b डैश का t का क्या मतलब, उसको छोड़ देंगे, अतः t को छोड़ने पर, रुक जाइए, अतः टी को छोड़ने पर टी को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, 1/b बचेगा, माइनस का n/, क्या आ जाएगा यहाँ पर, b डैश आ जाएगा, बराबर क्या बचा यहाँ पर, माइनस का n माइनस के 1/, क्या बचा यहाँ पर, r2 बचा। इसको डाल दीजिए समीकरण 2। अब क्या कर देंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे, इसको जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, लिखे इसको और इसको, समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, LH इधर वाले को इधर के साथ जोड़ते हैं, उधर वाले को उधर के साथ जोड़ते हैं, ये तो आपको मालूम होगा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, n/b डैश हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 1/u हो जाएगा, इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, 1/b हो जाएगा, माइनस का n/, क्या हो जाएगा, b डैश हो जाएगा बराबर, इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, माइनस वाला बाद में लिख लेंगे, तो पहले ये वाला लिखिए, क्या आ जाएगा, n माइनस का 1 हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस n माइनस का 1 हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का है, अपान ब्रैकेट लगा दीजिए, अपन क्या यहाँ पर r1 था, यहाँ पर क्या था, हो जाएगा r2 हो जाएगा। ठीक है, सही है, चाहे इसमें भी ब्रैकेट इसको बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, n है, ध्यान रखना, ठीक है, और कुछ मत समझना, n। अब देखिए n/b डैश माइनस का n/b डैश प्लस का, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पर। अब देखिए प्लस वाला पहले लिख लिया, 1/b माइनस का 1/u पहले लिख लिया, बराबर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका ये n माइनस के 1 इसमें कॉमन ले लीजिए, क्या ले लेंगे यहाँ पर, n माइनस के 1 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो क्या बचेगा, 1/r1 बचेगा, माइनस का 1/r2 बचेगा, यहाँ पर बचेगा कि नहीं बचेगा, 1/r1 माइनस के 1/r2। ठीक है, इसको डाल दीजिए समीकरण 3।
अब देखिए लिखिए जब वस्तु अनंत पर हो, मान लीजिए ये वस्तु कहाँ हो यहाँ पर चित्र में या लिख लीजिए यहाँ पर जब वस्तु अनंत पर हो। इस चित्र बना लेना यहाँ पर, कहाँ गया चित्र, इस चित्र को यहाँ पर, चित्र कहाँ गया, रुक जाइए, ये चित्र है, इस चित्र को आप बना लेना यहाँ पर जरूर, ठीक है। अब जब मान लीजिए जब वस्तु क्या हो अनंत पर हो, ठीक है, अनंत पर रखी हुई हो, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर है तब या तो उसका द्वितीय फोकस पर तो उसका द्वितीय फोकस पर होगा, तो क्या होगा, तो उसका द्वितीय फोकस पर होगा, तो उसका प्रतिबिंब, सॉरी, तो उसका प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर होगा, तो उसका प्रतिबिंब तो उसका प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर होगा, तो उसका प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर होगा, कहाँ होगा, द्वितीय फोकस पर होगा, द्वितीय फोकस पर होगा, क्या होगा, द्वितीय फोकस पर होगा। इसलिए यू का मान क्या ले लेंगे यहाँ पर, जब वस्तु क्या है अनंत पर हो, लिखा हुआ तो इन्फिनिटी ले लिया यहाँ पर, ठीक है। तब यहाँ पर तब तो बी का मान क्या ले लेंगे, एफ के बराबर ले लेंगे यहाँ पर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर बी की यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, बना पानी एफ, तो बना पानी एफ हो जाएगा यहाँ पर, और बी की यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस का लगा हुआ है, माइनस का बना पान यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ पर बराबर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन माइनस का वन, जिम का तो लिखा एन माइनस के वन बनापान R1 माइनस का बनापान R2, ठीक है। इस फार्मूले पर हर साल आता है, कभी साल मिस ही नहीं होता, ये न्यूमेरिकल आ जाए या ये डेरिवेशन आ जाए, 100% छपना ही छपना है, ठीक है। देखिए बनापान एफ बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एन माइनस का वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन, इस बनापान इन्फिनिटी का क्या होता है, जीरो, उसको छोड़ दीजिए, बनापान R1 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का बनापान R2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यही आपको क्या करना था, निगमन करना था, प्रूफ करना था यहाँ पर, ठीक है। हो गया, इतना आपको कर देना है, आपको नंबर मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बस इतना आपको कर देना है। कोई कठिन को खाया क्वेश्चन डेरिवेशन को ही बताइए कहाँ पर आपको कठिन लग रहा है, कहीं नहीं, बस स्टेप बाय स्टेप किया है, ठीक है। अब देखिए 8वां डेरिवेशन देखेंगे हम। 7 डेरिवेशन को अभी तैयार के लिए, अभी लाइट चली जाएगी, सब वीडियो बेकार हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। 3 डेरिवेशन बचे हुए हैं, क्या बचे हुए हैं, 3 डेरिवेशन बचे, इसको नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। अगर कमेंट करेंगे तो इसको करवा देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आप कमेंट करना, यहाँ पर क्या करना, कमेंट करना, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे डेरिवेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10 महीने से आपके 5 डेरिवेशन आ जाएंगे, 30 से 40 नंबर इसको पक्के करवाएंगे, ध्यान रखना, इसी में से फंसेगा, इतने इंपॉर्टेंट है। देखिए ये हाइगेंस के द्वितीय तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% फंसेगा, ध्यान रखना, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट लिया, टॉप लेवल के डेरिवेशन जो हर साल आते हैं, अगर आप कमेंट करेंगे इनको भी करा देंगे, ठीक है। आज के इतना